आज हम बात करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा की जो कई सालों तक अस्तित्व में नहीं रही। यानी कि शुरुआत में यहाँ चुनाव होता है, उसके बाद कई सालों तक इस विधानसभा का नामो निशान मिटा दिया गया था। हम बात कर रहे हैं बुढ़ाना विधानसभा की। बुढ़ाना विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में आती है। मुजफ्फरनगर लोकसभा का हिस्सा है ये। और यहाँ पहले चुनाव 1957 में हुए, लेकिन 1967 का जब डिलिमिटेशन होता है, परिसीमन होता है, तब इसका अस्तित्व खत्म कर दिया जाता है। और फिर यहाँ 2008 में जाकर यहाँ पे चुनाव होता है और 2008 के बाद चुनाव होता है। यानी कि 2008 के परिसीमन में इसका अस्तित्व फिर से लौट के आता है। शुरू में एक निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं यहाँ से, कुंवर असगर अली साहब। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतते हैं और उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी विजयपाल सिंह 1962 में यहाँ विजय रहते हैं। और 1962 से 2012 तक बुढ़ाना जो है वो अस्तित्व में नहीं रही। लेकिन 2012 में जब चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी के टिकट पर नवाजिश आलम जीतते हैं, बीजेपी के उमेश मलिक 17 में जीतते हैं और आरएलडी अंततः इसको 22 में जीत जाती है। एक नज़र डाल लेते हैं आंकड़े क्या कुछ कहते हैं। 2017 के आंकड़े देखिए आप पहले। 2017 में उमेश मलिक को मिलते हैं 57,700 वोट, यानी कि 40% के आसपास उनको वोट पड़ता है। जबकि समाजवादी पार्टी के प्रमोद त्यागी को मिलते हैं 84,580 वोट, 35% के साथ वो दूसरे नंबर पर रहते हैं। और बसपा की सईदा बेगम को मिलते हैं 30,000 वोट, जो कि लगभग 12.5% के आसपास बैठता है। और आरएलडी यहाँ पर अलग चुनाव लड़ रही थी, इसलिए योगराज सिंह जो प्रत्याशी हैं 23,000 वोट मिलते हैं, 9.84% के आसपास उनका यहाँ पर आंकड़ा रहता है। तो ये 2017 की मैं आपको आंकड़े दिखा रहा था बुढ़ाना विधानसभा के। और उसके बाद जो प्रत्याशी हैं वो नोटा से नीचे ही रहते हैं। अब बात करें हम 2022 की, एक तस्वीर देखें। राजपाल सिंह बालियान रालोद के टिकट पर जीत जाते हैं 2022 में। 1,31,000 इनको वोट पड़ता है, खासा वोट पड़ा है। जबकि हार जीत का जो अंतर है यहाँ पे 29,000 के आसपास दिख रहा है। उमेश मलिक बीजेपी के वो हारते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पे समाजवादी पार्टी नहीं, क्योंकि रालोद सपा जो हैं वो एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। बसपा के अनीस जो हैं उनको 10,300 10,400 का वोट पड़ता है। और भीम सिंह जो हैं AIMIM के प्रत्याशी बनते हैं, उनको 2600 वोट मिलता है। उसके बाद देवेंद्र कुमार कांग्रेस पार्टी के टिकट पे 2400 वोट। और ASP-KR जो लोग जानते हैं वो उनको पता है कि ASP-KR जो है चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम, इनको भी 2000 वोट मिलते हैं। अब क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद इस इलाके में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और 4 जून से उनकी यात्रा भी निकल के आ रही है। क्या उनका प्लान है, क्या रूट है, इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। और क्या वो BSP के लिए चुनौती होगी, क्या आज़ाद समाज पार्टी का अगर वोट बढ़ता है तो क्या BSP का वोट घटेगा या उनको नुकसान वो पहुंचाएंगे, क्या आपसी टकराव की स्थिति बनेगी ASP और BSP में, क्योंकि वोट कॉमन है दोनों पार्टी का। लेकिन जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, क्योंकि BSP 30% तक का वोट लिया करती थी यूपी में, तो बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें दोनों पार्टी फिलहाल खेल सकती हैं। बसपा का वोट भी पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 12.5% 13% के आसपास था। और फिर विधानसभा जो लोकसभा के चुनाव जो उसके बाद आते हैं उसमें 9% तक वो चला गया, 22 से 24 में। अब BSP को अपने वोट को वापस लेके आना है। और पिछली बार की जो बातें ये रहीं उसमें समझ में आया कि जो बसपा का वोट घटा वो आज़ाद समाज पार्टी की तरफ नहीं गया। तो यानी कि नेट लॉस हुआ दलित वोटरों का। दलित समाज की जो राजनीति है वो कमज़ोर हुई। या तो BSP से घट के वो आज़ाद समाज पार्टी में ही चला गया होता तो ये तो कहा जाता कि कम से कम दलित पार्टियों के पास उनका वोट इंटैक्ट है। लेकिन वो गया सपा भाजपा में और BJP की सरकार बनी। लेकिन अब अगर वोट कंसोलिडेशन होता है, दलित वोट लौटता है, तो उसमें BSP को लाभ होना चाहिए, साथ ही आज़ाद समाज पार्टी भी, क्योंकि नगीना के अलावा आज़ाद समाज पार्टी को बड़ा फ़ायदा नहीं हुआ है। अभी 4 तारीख को जो रैली निकलेगी उसमें जनता से बातचीत करके देखेंगे उस क्षेत्र में कि क्या माहौल है, जनता क्या कह रही है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है। इन सब के ऊपर आपको ग्राउंड रिपोर्ट लेके आएंगे। बुढ़ाना के आपने आंकड़े देख लिए, ये विधानसभा गायब हो गई थी बीच में। आंकड़ों के हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि 2027 में
क्या होने वाला है, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि जो आरएलडी है, जयंत चौधरी साहब की जो पार्टी है, वो एनडीए के साथ है, यानी कि बीजेपी के साथ है। जयंत चौधरी साहब वहाँ मंत्री हैं, दिल्ली में कौशल भवन जो है वहाँ बैठते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के वो मंत्री हैं, जो कि पहले श्रम मंत्रालय के रूप में जाना जाता था, उसको ही स्किल डेवलपमेंट को का नाम दे दिया गया है। तो इसलिए समीकरण नए बनेंगे। आरएलडी तो बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में हो सकता है ये सीट गठबंधन में, अगर गठबंधन बरकरार रहता है, जो कि रहना चाहिए, उनका मंत्री पद भी है, 29 तक रहेगा, अगर वो कोई छेड़खानी या कोई बदलाव नहीं करते हैं अपने समीकरणों में, तो ऐसे में आरएलडी के पास ये सीट आ सकती है गठबंधन में, और बीजेपी यहां नहीं रहेगी। हालांकि आरएलडी को चुनौती रहेगी, क्योंकि बीजेपी के साथ रह के वो उन प्रत्याशियों को नहीं उतार सकती जिनको पहले उतारा करती थी। मसलन कई जगह पे आरएलडी के मुस्लिम प्रत्याशी भी थे, और एक जाट मुस्लिम गठजोड़ भी कई जगह पे नजर आता था। बीजेपी के साथ रह के वो सब समीकरण ध्वस्त हो जाते हैं। आरएलडी को नए सिरे से अपना प्रत्याशी जो है चयन करना पड़ेगा। क्या लग रहा है आपको, बुढ़ाना में क्या हो, कौन बनेगा बुढ़ाना का विधायक आपके हिसाब से? आप देख रहे थे DNN हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के 17 और 22 के, और जहां जहां आपको नहीं मिला है, जहां जहां परिसीमन नहीं हुआ है, और जो आंकड़े सेम है 12 के, वहां आपको 12 के आंकड़े भी हम बता देते हैं। क्या लग रहा है आपको? सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे हम मौजूद हैं, इंस्टाग्राम पे हम मौजूद हैं, हमारी रील्स जो हैं आपको लगातार मिलेंगी, और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पे क्विक अपडेट आपको हमारी रील्स में मिलेंगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक के लिए DNN हिंदी आप लिखेंगे, सर्च करेंगे, चैनल तुरंत ऊपर आएगा। आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कर लीजिए, और जो दर्शक जो फेसबुक पे देख रहे हैं वो यूट्यूब को फॉलो करें, और जो यूट्यूब के दर्शक हैं वो फेसबुक पेज को जाके लाइक कर लीजिए। ये चैनल जो है आपको ग्राउंड की अपडेट, और अब जब जाएंगे तो दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के मोहल्लों में जाकर उनसे, उनके वोटरों से बात करेंगे, उनके दिलो दिमाग में क्या है, और गरीब, मजदूर, महिलाओं के, मेहनतकश वर्ग के क्या मुद्दे हैं, उनसे भी बातचीत करें। खासतौर से युवाओं के दिल में क्या है, क्योंकि नीट, CBSE का मामला, SSC का मामला, CUET का मामला, लाखों छात्रों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। आप देख रहे थे DNN हिंदी, सब्सक्राइब कर लीजिए। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन, और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।